नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीआरपीसी के यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के। और आज के वीडियो में चैप्टर 7 जो कि है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, इसके ऊपर आधारित है। इसके प्रोविजंस के ऊपर ये सारे एमसीक्यू होंगे आज के। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 to 6 इनके लिए अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ एमसीक्यू में, और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के, मेरे चैनल पे जाकर के ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अब देखिए, इसमें कई तरह के चैप्टर्स हैं, प्रोविजंस हैं इसमें, जैसे कि समन्स टू प्रोड्यूस है, सर्च वारंट्स हैं, या जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्च हैं। तो ये सभी इस चैप्टर में हम कवर कर लेंगे, और इसमें तकरीबन अराउंड 40 के करीब एमसीक्यू होंगे। और क्योंकि ये सभी चैप्टर वाइज ही मैं करा रहा हूँ, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और सबसे पहला हमारा ए पार्ट है इसमें, समन्स टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 1, कैन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इशू रिटन ऑर्डर टू द पर्सन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिलीव टू बी इन हिज पोजेशन? क्या कोई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो रिटर्न ऑर्डर इशू कर सकता है किसी भी व्यक्ति को फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए, बिलीव टू बी इन हिज पोजेशन, कि वो उसके हिसाब से उसके पास हैं, उसके पोजेशन में हैं? ऑप्शन देखते हैं। द ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर हैज़ नो सच पावर, उसके पास कोई पावर नहीं है। बी, द पुलिस ऑफिसर हैज़ गॉट सच पावर अंडर सेक्शन 91। सी, पुलिस ऑफिसर हैज़ गॉट सच पावर अंडर सेक्शन 92। डी, ऑल ऑफ द अबव। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द पुलिस ऑफिसर हैज़ गॉट सच पावर अंडर सेक्शन 91। क्वेश्चन नंबर 2, कैन पुलिस ऑफिसर हैज़ गॉट पावर टू डायरेक्ट द पोस्टल अथॉरिटीज टू प्रोड्यूस पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम एंड अदर डॉक्यूमेंट्स और पार्सल? क्या पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो पोस्टल अथॉरिटीज़ को भी डायरेक्ट करें कि वो प्रोड्यूस करें पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम या अदर डॉक्यूमेंट्स या पार्सल? ऑप्शन है ए यस, बी नो। तो इसका सही जवाब है नो। ऑप्शन बी है नो, कि उनके पास ये पावर नहीं है कि वो पोस्टल अथॉरिटीज़ को भी डायरेक्ट करें। सी, हु कैन ऑर्डर द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी टू डिलीवर ए डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग टू ए स्पेसिफाइड पर्सन? किसके पास ये अथॉरिटी है? हु कैन ऑर्डर, कि वो कौन है व्यक्ति जो ऑर्डर कर सकता है पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी को टू डिलीवर ए डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, कि वो एक पार्सल या थिंग या कोई डॉक्यूमेंट को वो किसी स्पेसिफाइड पर्सन को दे? तो इसकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बी है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सी है कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, या डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी ऑर्डर कर सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी ऑर्डर कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी ऑर्डर कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज अथराइज्ड, क्वेश्चन नंबर 5, हु इज अथराइज्ड टू इशू वारंट ऑफ सर्च ऑफ ए प्लेस? कौन अथराइज्ड है एक वारंट ऑफ सर्च ऑफ ए प्लेस को कंटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी और फोर्ज डॉक्यूमेंट? जहाँ पर भी कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है या फोर्ज डॉक्यूमेंट है, वहाँ को वारंट ऑफ सर्च कौन इशू कर सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, डी ऑल ऑफ द अबव। और इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, उसके पास भी पावर है, एसडीएम के पास भी पावर है, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास भी पावर है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज अथराइज्ड टू ऑर्डर द सर्च ऑफ ए पर्सन इलीगली कन्फाइंड इन ए प्लेस? यदि कोई व्यक्ति इलीगली कन्फाइन किया गया है, उसको वहाँ पे बंद कर दिया गया है प्लेस में, तो कौन ऑथराइज्ड है ऑर्डर के लिए, उसको सर्च करने के लिए? इसमें भी सभी व्यक्ति जो ऊपर ABC में दिए गए हैं वो हैं, और इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है वो ऑर्डर करने वाला, ऑथराइज्ड है वो, एसडीएम भी ऑथराइज्ड है, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी ऑथराइज्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी सीज्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 102 CRPC? देखिए, CRPC सेक्शन 102 में
पुलिस ऑफिसर को पावर है प्रॉपर्टी को सीज करने की, जब्त करने की, तो किस प्रकार की प्रॉपर्टी वो जब्त कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है। ऑप्शन ए, ही में सीज एनी प्रॉपर्टी विच में बी अलिज टू हैव बीन स्टोलन, यदि कोई वो स्टोलन है वो। विच में बी सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन, कि उसको लगता है कि वो चोरी की है। सी, विच में बी फाउंड अंडर सर्कमस्टांसेस विच क्रिएट सस्पिशन ऑफ कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, या डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी सर्कमस्टांसेस में इस प्रकार की प्रॉपर्टी को वो सीज कर सकते हैं। ही में सीज एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को विच में बी अलिज टू हैव बीन स्टोलन, की जो स्टोलन प्रॉपर्टी हो, जहां लगता है कि वो स्टोलन है, या जहां पे सस्पिशन है कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस का, तो वहां पर जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। यदि कोई पुलिस ऑफिसर सीज करता है कोई प्रॉपर्टी, उसके बाद उसने इमीडिएटली क्या करना है? ही शुड रिपोर्ट टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट, कि वो कंसर्न मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करे। बी, ही शुड रिपोर्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कि वो एसपी को रिपोर्ट करे। ही शुड रिपोर्ट टू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, कि वो इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करे, या नन ऑफ द अबव। और इसमें करेक्ट आंसर है ही शुड रिपोर्ट टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट, यानी कि ए ऑप्शन, कि वो कंसर्न मजिस्ट्रेट को, जिसने भी सर्च के या सीजर ऑफ प्रॉपर्टी के इशू किए हैं ऑर्डर्स, वहां पे उसको रिपोर्ट करे मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इफ द प्रॉपर्टी सीज अंडर सेक्शन 102 कैनॉट बी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड टू द कोर्ट, यदि जो भी प्रॉपर्टी 102 के अंडर सीज की गई है वो उसको कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, तो क्या हो? द पुलिस ऑफिसर मे हैंड ओवर द प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, कि वो किसी भी पर्सन को वो हैंड ओवर कर दे। द पुलिस ऑफिसर शैल सिक्योर प्रॉपर अकोमोडेशन फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। सी, द पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू गेट द ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ए, द पुलिस ऑफिसर मे हैंड ओवर द प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन ऑन एग्जीक्यूटिंग हिज बॉन्ड। एक बॉन्ड लेगा उस पर्सन से कि वो उसको प्रॉपरली जब भी जरूरत होगी कोर्ट में पेश करेगा, इस बॉन्ड पे वो उसको हैंड ओवर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द प्रॉपर्टी सीज्ड इज सब्जेक्ट टू नेचुरल डिके, कि वो एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस में वो डिके हो रही है, खराब हो रही है, एंड इफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज अननोन, और वो जिसकी भी प्रॉपर्टी है जिसके पोजेशन में होनी चाहिए वो बंदा अननोन है, तो ऐसे में ए, द पुलिस ऑफिसर में सेल सोल्ड इन ऑक्शन द प्रॉपर्टी, कि क्या उसको वो ऑक्शन में सोल्ड कर देंगे। बी, ही में सोल्ड इन ऑक्शन द प्रॉपर्टी ओनली अंडर ऑर्डर्स ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, किया एसपी के ऑर्डर के बाद वो सेल करेंगे उसकी ऑक्शन में। सी, ही में ऑक्शन द प्रॉपर्टी ओनली बाय टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट, की कोर्ट के ऑर्डर से करेंगे। डी, नन ऑफ द अबव। तो ऐसे में करेक्ट आंसर है बी, ही मे सोल्ड इन ऑक्शन द प्रॉपर्टी ओनली अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑर्डर होगा तो वो उसको सेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कैन एनी मजिस्ट्रेट डायरेक्ट सर्च ऑफ प्लेस इन हिज प्रेजेंस, क्या मजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस में किसी प्लेस को सर्च करा सकते हैं? ए, ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करा सकते हैं। बी, ओनली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। सी, एनी मजिस्ट्रेट हु इज कंपिटेंट टू इशू ए सर्च वारंट। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर है सी, एनी मजिस्ट्रेट हु इज कंपिटेंट टू इशू सर्च वारंट। जो भी मजिस्ट्रेट सर्च वारंट का ऑर्डर इशू करने में कंपिटेंट हैं वो अपने सामने किसी भी प्लेस की सर्च करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु आर द पर्सन्स ऑथराइज्ड टू कंडक्ट सर्च विदाउट वारंट विद इन द जुरिडिक्शन, कौन कौन व्यक्ति ऑथराइज्ड है क्या करने के लिए? सर्च करने के लिए, विदाउट वारंट सर्च करने के लिए, विद इन द जुरिडिक्शन, अपनी जुरिडिक्शन में सर्च करने के लिए विदाउट वारंट कौन कौन ऑथराइज्ड है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। बी, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर। सी, सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और आईओ इन राइटिंग। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, जिसमें कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी है, इन्वेस्टिगेटिंग आईओ भी है, और सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और आईओ इन राइटिंग में होना चाहिए, तो वो ऑथराइज्ड माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हु आर द पर्सन्स ऑथराइज्ड टू कंडक्ट सर्च विदाउट वारंट आउटसाइड द जुरिडिक्शन, कि अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाके कौन कौन व्यक्ति
सर्च कंडक्ट कर सकता है विदाउट वारंट? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्विजिशन ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और IO investigating officer of another officer in charge of police station of outside jurisdiction. B, the officer in charge of police station or IO in emergency situation circumstances. C, executive magistrate of outside jurisdiction. D, A and B, and the correct answer is D, A and B, यानी कि A और B on the basis of requisition of the officer in charge of a police station or IO of another officer in charge of police station of outside jurisdiction, officer in charge of police station or IO in emergency situations. Question number 14, who must conduct the search under section 165 CRPC? कौन कंडक्ट कर सकता है सर्च को अंडर सेक्शन 165 CRPC? A, the police officer proceeding under section subsection 165 must if practicable conduct the search in person. वो उसको खुद ही सर्च करनी चाहिए जो भी पुलिस ऑफिसर है. B, any person. C, executive magistrate. D, none of the above. And the correct answer is A, the police officer proceeding under subsection 1 of 165 if practicable must conduct the search in person. उसको खुद ही सर्च करनी चाहिए जहाँ तक प्रैक्टिकेबल हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 15, what are the conditions required for conducting search without warrant? या क्या क्या कंडीशंस हैं जब सर्च करनी हो विदाउट वारंट? देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट ए सर्च इज एसेंशियल फॉर इन्वेस्टिगेशन. उनके पास रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए ये बिलीव करने के लिए, ये मानने के लिए दैट ए सर्च इज एसेंशियल फॉर इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन के लिए सर्च ज़रूरी है. बी, द ऑफेंस विद रिगार्ड टू विच सर्च इज टू बी कंडक्टेड मस्ट बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस. वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए. सी, ए एंड बी, ए और बी दोनों. डी, विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड द सर्च कैन बी मेड, कि बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के सर्च की जा सकती है. और इसका करेक्ट आंसर है सी, ए और बी, यानी कि हमारा ए है देयर मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड. उनके पास रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए कि सर्च इज एसेंशियल फॉर इन्वेस्टिगेशन. ऑफेंस विद रिगार्ड टू विच सर्च इज टू बी कंडक्टेड मस्ट बी कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो यहाँ पे सर्च की जा सकती है. क्वेश्चन नंबर 16, कैन द पुलिस ऑफिसर अपॉइंट ए सबॉर्डिनेट टू कंडक्ट द सर्च अंडर सेक्शन 165? कि क्या पुलिस ऑफिसर किसी सबॉर्डिनेट को भी अपॉइंट कर सकता है सर्च करने के लिए? ऑप्शन देख लेते हैं. ए, ही कैन अपॉइंट द सबॉर्डिनेट ऑफिसर. ही कैनॉट अपॉइंट द सबॉर्डिनेट, की वो नहीं कर सकता है. सी, नन ऑफ द अबव. और इसका आंसर है ए, यस, ही कैन अपॉइंट द सबॉर्डिनेट ऑफिसर. क्वेश्चन नंबर 17, रिकॉर्डिंग द रीजंस इज रिक्वायर्ड व्हेन ए सबॉर्डिनेट ऑफिसर इज अपॉइंटेड. कि जब भी कोई सबॉर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे सर्च के लिए अंडर सेक्शन 165 CRPC, तो वहाँ पे रीजंस भी देने पड़ेंगे. इसका आंसर है ए, यस. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड फॉर अपॉइंटिंग द सबॉर्डिनेट ऑफिसर फॉर सर्च अंडर सेक्शन? क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा किसी सबॉर्डिनेट को अपॉइंट करने के लिए अंडर सेक्शन 165 फॉर सर्च? ए, द पुलिस ऑफिसर मस्ट बी डिलीवर एन ऑर्डर इन राइटिंग. उसको एक ऑर्डर डिलीवर करना पड़ेगा राइटिंग में. बी, ही शुड स्पेसिफाई द प्लेस टू बी सर्च, कि कौन सी प्लेस को सर्च करना है. सी, ही शुड स्पेसिफाई द थिंग्स फॉर विच सर्च इज, किया क्या थिंग्स को ढूंढने के लिए वो सर्च ऑर्डर इशू किया गया है. डी, ऑल ऑफ द अबव. और इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, कि ये सभी चीज़ें उसमें होनी चाहिए. यही प्रोसीजर जब होगा तो ही वो ठीक माना जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19, which provisions of the code will apply to a search made under section 165? कौन कौन से provisions अप्लाई होंगे? जनरल प्रोविजंस, ए ऑप्शन है हमारी, अंडर सेक्शन 100. बी, जनरल प्रोविजंस हैज़ टू बी सर्च्ड कंटेन्ड इन सेक्शन 99. जनरल प्रोविजंस हैज़ टू बी सर्च कंटेन्ड इन सेक्शन 98. नन ऑफ द अबव. और इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, जनरल प्रोविजंस हैज़ टू बी सर्च कंटेन्ड इन सेक्शन 100. Question number 20, to whom should the copies of any record made under subsection 1 or subsection 3 of इतने be sent? यदि कोई कॉपीज बनती हैं, to whom the copies of any record made under इतने be sent, किसको भेजी जाएंगी वो? A, to the nearest magistrate, to executive magistrate, to superior police officer, to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offence. तो इसका आंसर है डी, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट. जो भी नज़दीकी मजिस्ट्रेट है जिसको की पावर है
उसको संज्ञान में, उस ऑफेंस को संज्ञान में लेने की उसको ये चीज़ें भेजी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 21, हु आर द पर्सन्स ऑथराइज्ड टू कंडक्ट सर्च विदाउट वारंट आउटसाइड जुरिडिक्शन? कौन कौन व्यक्ति ऑथराइज्ड है सर्च करने के लिए विदाउट वारंट आउटसाइड जुरिडिक्शन? विदाउट वारंट करनी है और अपनी जुरिडिक्शन से बाहर करनी है। ए, ऑन द बेसिस of the requisition of the officer in charge of police station or investigating officer of another police in charge इतने तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ इतने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आउटसाइड। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर है डी, ए एंड बी, यानी कि हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों, ये चीज़ें आएंगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड बाय ऑफिसर ऑफ डिफरेंट पुलिस स्टेशन? क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए एक ऑफिसर को जो कि डिफरेंट पुलिस स्टेशन का है फॉर कंडक्टिंग सर्च फॉर विच रिक्वेस्ट वॉज मेड? उसको कोई रिक्वेस्ट की जाती है सर्च करने की, तो उसने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? ए, ही मस्ट प्रोसीड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 एंड शेल फॉरवर्ड द थिंग फाउंड टू द ऑफिसर हु मेड द रिक्वेस्ट फॉर सर्च। तो उसको अगर जो भी सेक्शन 165 है उसके अकॉर्डिंगली ही सर्च करनी पड़ेगी। एंड शेल फॉरवर्ड द थिंग, जो भी उसको चीज़ मिलेगी वो उसको देगा जिसने की रिक्वेस्ट करी थी सर्च करने की। बी, ही मस्ट प्रोसीड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 160 एंड शैल फॉरवर्ड द थिंग टू द फाउंड टू द मजिस्ट्रेट कंसर्न, मजिस्ट्रेट को देगा। सी, ही मस्ट प्रोसीड अकॉर्डिंग टू 165 एंड शैल फॉरवर्ड द थिंग टू सुपीरियर ऑफिसर। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर है हमारा ए, कि वो 165 के अकॉर्डिंगली सर्च करेगा और जो भी उसको चीज़ मिलेगी वो उस ऑफिसर को दे देगा जिसने की रिक्वेस्ट करी थी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन कैन ए पुलिस ऑफिसर कंडक्ट सर्च इन ए प्लेस आउटसाइड जुरिडिक्शन? कब एक पुलिस ऑफिसर सर्च कंडक्ट कर सकता है अपनी जुरिडिक्शन से बाहर? ए, इफ द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट द डिले कॉज्ड बाय रिक्वेस्टिंग द पुलिस ऑफिसर ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन मे डिस्ट्रॉय द ऑफिसर। जब उसको लगता है कि उसने जो रिक्वेस्ट करनी है दूसरे पुलिस ऑफिसर को दूसरे पुलिस स्टेशन के, उससे जो एविडेंस है, जो सबूत है वो नष्ट हो जाएगा, तब। बी, इफ द पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड दैट कंडक्टिंग ऑफ ए सर्च एसेंशियल, या वो एसेंशियल है उस तब। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, जब उसको लगता है कि जो भी एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इन द मीन टाइम, तो वो सर्च कंडक्ट कर सकता है आउटसाइड जुरिडिक्शन भी। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम whom the owner or occupier of the place searched can get copy of the record free of cost। जो भी ओनर है या ऑक्यूपायर है उस जगह का जहाँ पे सर्च की गई है, वो कॉपी जो है वो कहाँ किससे लेगा? ए मजिस्ट्रेट, बी पुलिस ऑफिसर, सी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डी नन ऑफ द अबव। और इसका करेक्ट आंसर है ए मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट मस्ट द ओनर और ऑक्यूपायर डू टू गेट द कॉपी ऑफ रिकॉर्ड? जो भी रिकॉर्ड है सर्च किया गया है, जो लेके गए हैं, तो वो उसको ओनर को कैसे मिलेगा? ए ऑप्शन है, ही मस्ट मेक ओरल रिक्वेस्ट टू द पुलिस ऑफिसर, वो ओरल रिक्वेस्ट करे पुलिस ऑफिसर को। बी, ही मस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट, जो भी मजिस्ट्रेट है उसके एप्लीकेशन मूव करे वहाँ पे। सी, ही मस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू द पुलिस ऑफिसर, एक एप्लीकेशन पुलिस ऑफिसर को मूव करे। डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है बी, ही मस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज टू बी डन बाय आईओ? आईओ को क्या करना चाहिए? व्हेन एविडेंस इज अवेलेबल इन द कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, जब सबूत जो है अवेलेबल हैं कंट्री में या आउटसाइड इंडिया, तब उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, देन ही मस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू एनी क्रिमिनल कोर्ट टू इशू लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, कि उसको किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए टू इशू ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। बी, ही मस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू एन अथॉरिटी इन दैट कंट्री, जो जिस कंट्री अगर बाहर है तो वहाँ की अथॉरिटी के पास उसको एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए। सी, ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। और इसका करेक्ट आंसर है सी, ए एंड बी, यानी कि अगर इंडिया में है तो उसको क्रिमिनल कोर्ट में करना चाहिए, और अगर बाहर है तो वहाँ पे जो भी अथॉरिटी है वहाँ पे मूव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ शुड द लेटर रिक्वेस्ट बी सेंड टू अदर कंट्री? जो लेटर रिक्वेस्ट हम बात कर रहे हैं दूसरी कंट्री का, उसके लिए क्या करना, कैसे उसको भेजा जाएगा?
ए द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बी सेंट इन ए मैनर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं उस तरह से भेजा जाएगा। बी द स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरह स्पेसिफाई किया उस तरह से भेजा जाएगा। सी ए एंड बी दोनों की तरह से भेजा जाएगा। डी नन ऑफ द अबव, और इसका करेक्ट आंसर है ए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी मैनर स्पेसिफाई किया गया है उस हिसाब से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और थिंग रिसीव्ड अंडर लेटर रिक्वेस्ट शैल बी डीम्ड टू बी, उसको क्या माना जाएगा? जो भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के अंतर्गत कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, डॉक्यूमेंट या थिंग वो मिलती है कोई चीज़ वहाँ से, तो उसको क्या डीम किया जाएगा? ए एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि उसको सबूत माना जाएगा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वाला। बी ओनली डॉक्यूमेंट शैल बी डीम टू बी एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस माना जाएगा। सी ओनली थिंग रिसीव्ड, जो भी चीज़ें रिसीव की गई हैं उसको एविडेंस माना जाएगा। नन ऑफ द अबव, तो उसमें एविडेंस कलेक्टेड ये सभी चीज़ों को एविडेंस माना जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, हु इज अथराइज्ड टू डील विद एनी लेटर और रिक्वेस्ट इशूड बाय कंपीटेंट फॉरेन कोर्ट, यदि कोई फॉरेन कोर्ट कंपीटेंट कोर्ट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करती है तो उसको डील करने के लिए कौन अथराइज्ड होगा? इसके ऑप्शंस है ए कंसर्न कोर्ट इन इंडिया, जिस भी कंसर्न कोर्ट को इशू किया गया है वो। बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी स्टेट गवर्नमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव, और इसका करेक्ट आंसर है बी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 30, वट शुड द सेंट्रल गवर्नमेंट डू व्हेन इट रिसीव सच लेटर रिक्वेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी जब उसको बाहर से कोई फॉरेन कंपीटेंट कोर्ट जो है उनसे वहाँ से एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट प्राप्त होता है? तो ए इट मे फॉरवर्ड द सेम टू द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। बी इट में फॉरवर्ड द सेम टू एनी मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट को कर देंगे। सी इट में फॉरवर्ड द सेम टू एनी मजिस्ट्रेट हु इज स्पेसिफिकली अपॉइंटेड, जो भी स्पेसिफिकली अपॉइंट किया गया उसमें। डी ए एंड सी, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ए एंड सी। सी देख लेते हैं क्या है। इट में फॉरवर्ड द सेम टू द मजिस्ट्रेट हु इज स्पेसिफिकली अपॉइंटेड, जो भी स्पेसिफिकली मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया उसको, या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, इनमें से किसी को भी सरकार भेज सकती है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट शुड मजिस्ट्रेट डू व्हेन ही रिसीव्स अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड बाय, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी मजिस्ट्रेट को, जैसे कि हमने ऊपर देखा, उसको दिया जाता है तो वो क्या करेगा? ए ही मस्ट हैंड ओवर द लेटर टू द कंसर्न पुलिस, वो पुलिस को फॉरवर्ड कर देगा। बी ही मस्ट समन द पर्सन बिफोर हिम एंड रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट और ऑर्डर हिम टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जिस भी व्यक्ति का नाम उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में दिया गया है तो उसको अपने पास बुलाएगा, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और उसको ऑर्डर करेगा, जो भी उसमें प्रोडक्शन ऑफ थिंग है उसके बारे में उसको प्रोड्यूस करने के लिए बोलेगा। सी ही मस्ट फॉरवर्ड द लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी को फॉरवर्ड कर देगा। डी ही मस्ट फॉरवर्ड द लेटर टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऑर्डर कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वो उसको बुलाएगा, सम्मन को पर्सन को बुलाएगा अपने सामने, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और उसको ऑर्डर करेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या थिंग वगैरह है उसको प्रोड्यूस करे वो। क्वेश्चन नंबर 32, हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू सेंड द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू एनी ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन, क्या उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए भी भेज सकते हैं उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को? तो इसका 32 का आंसर है ए यस, उसको वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं ऑफिसर को। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट शुड द पुलिस ऑफिसर डू व्हेन ही इज आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे में जिसको भी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया है तो वो क्या करेगा? ए ही शुड इन्वेस्टिगेट इनटू द ऑफेंस इन द सेम मैनर एज इफ ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड विद इन इंडिया, वो उसको उसी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा जैसे कि ऑफेंस इंडिया में ही कमिट किया गया हो। बी द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डायरेक्ट टू इन्वेस्टिगेट इनटू ऑफेंस, कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बोल सकती है उस ऑफेंस में। तो इसका आंसर 33 का है ए, कि वो उसको उसी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगा जैसे कि ऑफेंस इंडिया में कमिट किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 34, टू होम शुड द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड ऑल द एविडेंस टेकन एंड थिंग्स कलेक्टेड। अब ये क्वेश्चन है कि वो जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया है उसके बेसिस पर जो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर ने जो भी एविडेंस कलेक्ट किया है, थिंग्स कलेक्ट किए हैं, तो वो कहाँ किसको भेजेंगे? उसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए डायरेक्टली टू द फॉरेन कंट्री, की डायरेक्टली वो फॉरेन कंट्री जहाँ से ऑर्डर आया है वहाँ भेज देंगे। बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। सी टू द स्टेट गवर्नमेंट को।
या डी नन ऑफ द अबव। और इसका करेक्ट आंसर है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों ने जो भी एविडेंस कलेक्ट किया है या थिंग्स कलेक्ट किए हैं वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट शुड द सेंट्रल गवर्नमेंट डू व्हेन ऑल द एविडेंसेस आर फॉरवर्डेड टू इट। देखिए, अब जो भी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी। ए, इट शुड सेंड देम टू द कंसर्न कोर्ट हु इशूड द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। बी, इट शुड फॉरवर्ड टू द कंसर्न अथॉरिटी हु इशूड लेटर रिक्वेस्ट। सी, ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ए एंड बी, कि जो भी कंसर्न कोर्ट है या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है जिसने कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया है उसको वो भेज देंगे जो भी चीज़ें हैं उनके पास। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज ऑथराइज्ड टू एग्जामिन मेडिकली द विक्टिम ऑफ रेप। कौन ऑथराइज्ड है मेडिकली एग्जामिन करने के लिए जो कि एक विक्टिम ऑफ रेप है। ए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बी, registered medical practitioner employed in a hospital run by local authority. C, any other registered medical practitioner in the absence of the above said doctors. D, all of the above। तो ये D, all of the above इसका करेक्ट है ऑप्शन, कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का या लोकल अथॉरिटी का या एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन एब्सेंस ऑफ द अबव सेड डॉक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 37, बिफोर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर हैज़ टू ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम। देखिए, जब भी ऐसी कोई एग्जामिनेशन करना है मेडिकल प्रैक्टिशनर ने तो उसको किसकी कंसेंट लेनी होगी। ए, विक्टिम ऑफ द रेप, जो भी विक्टिम है रेप का उससे। बी, ऑफ द पर्सन कम्पिटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन हर बिहाफ, जो भी कम्पिटेंट पर्सन है उसके बिहाफ पे जो कंसेंट दे सकता है। सी, ए एंड बी, डी द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और इसका करेक्ट आंसर है सी, ए एंड बी, यानी कि या तो विक्टिम से खुद, अगर विक्टिम माइनर है या कोई ऐसी उसको इनकेपेबल है तो जो भी कम्पिटेंट पर्सन है जो कि उसके बिहाफ पे दे सकता है उससे। क्वेश्चन नंबर 38, टू हुम द रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर रिपोर्ट बनाएगा उसके वो किसको फॉरवर्ड करेगा। ए, टू द कंसर्न कोर्ट, टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। डी, टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 39, इफ द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विदाउट एनी वैलिड कंसेंट दैट एग्जामिनेशन विल बी। यदि कोई उसमें एग्जामिनेशन में कंसेंट नहीं लिया जाता, वैलिड कंसेंट नहीं है, तो ऐसे में वो एग्जामिनेशन क्या मानी जाएगी। ए, लॉफुल, बी, अनलॉफुल, यानी कि लेकिन इसका आंसर है इसका बी, अनलॉफुल। जब कंसेंट नहीं होगी तो ऐसी जो भी एग्जामिनेशन होगी वो अनलॉफुल मानी जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चंस आंसर थे एमसीक्यू के चैप्टर नंबर 7 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। ये आप देख सकते हैं, ये आंसर के कोड शीट है यहाँ पे, बाकी सारे मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिए हैं। तो ये था हमारा वीडियो चैप्टर नंबर 7 का। यदि आपके कोई विचार हों, आपके थॉट्स हों, आपके इनपुट्स हों तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।